नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बीएनबी में आज जिस बड़ी खबर का एक बार फिर से हम विश्लेषण करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, वो विकसित भारत के उस संकल्प से जुड़ी है। क्योंकि संकल्प ये कि 2047 का जो भारत होगा वो विकसित राष्ट्र होगा। संकल्प ये कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था होगी वो आने वाले कुछ वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और संकल्प ये कि जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, तो उसके लिए जो न्यायपालिका है, जो हमारे कोर्ट हैं, इनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में 5 करोड़ से ज्यादा मामले जो कहा जा सकते हैं कि अलग अलग कोर्टों में लंबित पड़े हैं, यानी कि मुकदमे लंबित पड़े। और सबसे ज्यादा मुकदमे जो हैं जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले वहां पर, इसमें बहुत से मामले फौजदारी के हैं। और ऐसे में ही जब हम विकसित भारत का बड़ा सपना देखते हैं तो उसमें जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, जो हमारी जो जुडिशरी है, उसकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति, जो निराश व्यक्ति है, वो कोर्ट की तरफ देखता है। और इसीलिए ई कोर्ट की शुरुआत की गई, ऑनलाइन हेयरिंग की शुरुआत की गई। और पिछले कुछ वर्षों में कोर्ट को लेकर सरकार लगातार फंड भी बढ़ाती रही। लेकिन हम न्यायपालिका की जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा देश भर में चल रही है वो एक बार हम देख लेते हैं। क्योंकि ये अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक में ये यात्रा लगातार पहुंच रही है। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से हम नजर डाल देते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सबसे बड़ी कहा जा सकता है कि ये संपर्क यात्रा है। लक्ष्य है कि देश के हर जिले में इसको पहुंचना है। मकसद ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक करना, और इसके साथ साथ जागरूकता के साथ साथ जिनको योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है उनको लाभ भी पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 3600 शहरी स्थानीय निकाय कवर करेगी ये संकल्प जो यात्रा है। बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर, गरीबों के लिए आवास, ये सारी वो योजनाएं हैं जिनको लेकर ये यात्रा, जो ये संकल्प यात्रा लगभग चल रही है। मकसद ये है कि सबको, हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिले। चाहे हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, उचित पोषण की बात करें, स्वास्थ्य देखभाल यानी कि हेल्थ सेक्टर में। और यही इस संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद रहा है। और इसीलिए देश के हर राज्यों में, हर जिले में ये संकल्प यात्रा निकल रही है, वैन पहुंच रही है। स्वच्छ पेयजल को लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। योजनाओं का जो लाभ है, मकसद यही है कि सिर्फ जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो अकेले सरकार का सपना नहीं है। सरकार के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों का भी ये सपना बनना चाहिए। तभी 2047 का जो एक बड़ा संकल्प है, बड़ी प्रतिबद्धता है, बड़ा सपना है, वो साकार होगा। इसके साथ साथ 4 बड़े हम स्तंभ भी देख लेते हैं कि 4 बड़े स्तंभ क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर में 4 बड़े स्तंभ बताए थे कि इस विकसित यात्रा को लेकर 4 बड़े जो स्तंभ हैं वो एक बार हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 4 बड़े स्तंभ, नारी शक्ति, युवा शक्ति, इसके साथ साथ गरीब परिवार और किसान। ये 4 बड़े स्तंभ पीएम मोदी ने कई बड़े मंचों पे कहा कि विकसित भारत की ये 4 बड़े कहा जा सकता है कि पिलर है, स्तंभ है, और इन्हीं को लेकर काम करना है। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो नारी शक्ति वंदन जैसे जो अधिनियम है वो पास किए गए, यानी कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। युवा शक्ति की हम जब बात करते हैं तो युवा शक्ति की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी युवा वाला प्रदेश है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान भी सबसे अधिक युवा वाला देश है। इसके साथ साथ अगर हम गरीब परिवारों की बात करें या फिर हम किसान की बात करें, जो हमारे अन्नदाता हैं, यानी कि इस देश में लगभग कहा जा सकता है कि अन्नदाता जो किसान है उनकी भूमिका बेहद अहम। इसके साथ साथ ये 4 बड़े जीएनआई की अगर हम बात करें कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, इसके साथ पीसीआई यानी कि पर कैपिटा जो इनकम है, आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, और इसके साथ साथ जो एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये 4 बड़े पैमाने होते हैं किसी भी देश को विकसित बनाने के, यानी कि इन 4 क्षेत्रों में काम करना होता है। चाहे हम जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये जो विकसित राष्ट्र है सिर्फ इन 4 पिलर पे काम करते हैं। जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम पर, जीडीपी पर, एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। तो ये 4 बड़े फैक्टर होते हैं। इसके साथ साथ विकसित भारत में कुछ और आंकड़ों पे नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, ये जो उम्मीदें हैं, ये बताते हैं कि 2047 का भारत किस तरीके का भारत होगा। और इसीलिए आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस में इसी बात का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ न्यायपालिका की जो भूमिका है वो भी बेहद अहम होने वाली। इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, रणविजय सिंह जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट लखनऊ से जुड़े हुए। जब रणविजय आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल रणविजय जी है कि जब हम 2047 के बड़े सपने की बात करते हैं कि हिंदुस्तान ने एक बड़ा सपना देखा कि 2047 का जो तिरंगा होगा वो विकसित राष्ट्र का तिरंगा होगा, वो विकसित भारत होगा।
इसमें न्यायपालिका की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देश को विकसित राष्ट्र के रूप में अगर स्थापित करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना होगा, जहां आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत तरीके के केसेस भी कोर्ट में आते हैं, बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं। अगर उन विवादों का त्वरित ढंग से निस्तारण नहीं होगा तो ये जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का देश को, तो उसमें एक बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। इस वजह से न्यायपालिका की बहुत अहम भूमिका है देश को विकसित राष्ट्र के रूप में, देश को विकसित बनाने में या विकसित की तरफ जो बढ़ते हुए कदम, इनको मजबूत करने में, इनको सशक्त बनाने में न्यायपालिका की भूमिका बहुत अहम होती है। हम आईपीसी सीआरपीसी की जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और आंकड़े जो कोर्ट से जुड़े हैं, जो न्यायपालिका से जुड़े हैं, उन पर डाल लेते हैं। और खास तौर से जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यानी कि ऑनलाइन हेयरिंग की बात करते हैं, ई कोर्ट की बात करते हैं, तो उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम जरूर एक बार नजर डाल लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं अपने पीछे कुछ आंकड़े कि 2011 से 2014 के बीच में 251 करोड़, 2014 से 2016 के बीच में 561 करोड़ ये धनराशि दी गई है ई कोर्ट के लिए, ऑनलाइन डिजिटल कंप्यूटरीकृत अदालतों के लिए। जो कंप्यूटरीकृत अदालतें हैं 2014 में 13,227 हुआ करती थी, 2016 में इनकी संख्या 16,934 हो गई है। यानी कि ई कोर्ट को लेकर, न्यायपालिका को लेकर लगातार काम किया जा रहा था। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं। ऑटो जनरेट एसएमएस यानी कि 723 करोड़, 2016 में इनकी संख्या और कई गुना बढ़ गई है। रणवीर जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, तो ई कोर्ट, ऑनलाइन हेयरिंग, ऑनलाइन एसएमएस, इनका कितना बड़ा लाभ मिलता है, खासतौर से जो मुकदमा झेल रहा होता है या जो प्रतिवादी है? इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो केसेज कोर्ट में चल रहे होते हैं उनकी समुचित सूचना का तंत्र विकसित किया है न्यायपालिका में। अब कोई केस कोर्ट में लगा होता, उस डेट की जानकारी वादी को और वादी के अधिवक्ता को एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा एक दिन पूर्व मिल जाती है, जिससे व्यक्ति को अपने केस की पैरवी के लिए कोर्ट में जाना है, उसे मालूम है कि हमारा केस लगा हुआ है। पहले जब ये व्यवस्था नहीं थी तो बहुत सारे जो लिटिगेंट्स होते थे उनको ये पता भी नहीं होता था कि मेरा केस कब लगा हुआ है। अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि सभी को एसएमएस के माध्यम से या और ईमेल के माध्यम से उनकी जानकारी एक दिन पहले उन तक पहुंचा दी जाती है, उन तक पहुंचाई जा सकती है। और यही सबसे बड़ा फायदा है डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं, और खासतौर से इस डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदमों के साथ जब विकसित भारत की बात करते हैं, कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही बताते हैं कि आने वाली जो रफ्तार है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर, वो किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ेगी। न्यायपालिका की बात करें, ई कोर्ट, तुरंत जस्टिस, पूरी होती उम्मीद, विरासत रिकॉर्ड, पूरे न्यायालय रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, यानी कि जो कहा जा सकता है कि विरासत से जुड़े जो मामले थे उसको डिजिटलाइज किया गया है ताकि ऑनलाइन उसको ढूंढा जा सके। ऑनलाइन और पेपरलेस न्याय, यानी कि आने वाले दिनों में अधिकतर जो कोर्ट होगी, जो न्यायपालिका होगी, वो पेपरलेस होगी, यानी कि कागज का काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। न्यायिक प्रणाली में पहुंच आसान, यानी कि आप घर बैठे जैसे एफआईआर कर सकते हैं, घर बैठे आपको आपकी तारीख पता चल सकती है, घर बैठे आप ऑनलाइन हेयरिंग भी कर सकते हैं। पारदर्शिता पर फोकस, यानी कि ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया गया है। अब बहुत ज्यादा कानूनों का जो मकर जाल पहले कभी हुआ करता था, उस पर भी हम कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जितने भी बड़े विकसित देश हैं वहां पर सबसे कम कानून है, और कहा भी जाता है कि जिस देश में जितने कम कानून होते हैं वहां पर शासन चलाना उतना ही आसान होता है। ई फाइलिंग और भुगतान का ऑनलाइन पेमेंट, इसके साथ आप देख सकते हैं विकसित भारत कम होता कानूनों का ये मकर जाल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 समाप्त कर दिया गया था, जिसका कोई मतलब नहीं कि समय के साथ इन कानूनों का कोई मकसद, कोई मतलब नहीं बचा था। यूपी रूल्स रेगुलेटिंग ट्रांसपोर्ट टिम्बर 1920, ये कुछ ऐसे कानून हैं जो कानून की किताब में सिर्फ संख्या बढ़ा रहे थे, और इसीलिए सेंट्रल से भी और राज्यों में भी ऐसे सभी कानूनों को जिनकी उपयोगिता नहीं रही है उनको खत्म कर दिया गया। इंडियन फॉरेस्ट रूल 1964, ये सब खत्म कर दिया गया। यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कानून, यानी कि कानूनों का मकर जाल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रणवीर जी, कैसे देखते हैं, क्या आप लगता है जब कानूनों का मकर जाल कम होता है या खत्म होता है तो न्याय पाना आसान होता है, बहुत ज्यादा फाइलिंग के चक्कर में इंसान नहीं फंसता है? जी बिल्कुल, समय के साथ साथ कानूनों की उपयोगिता भी परखनी चाहिए। कुछ कानून ऐसे थे जो 100 साल पहले बने थे, उनकी आज कोई उपयोगिता नहीं, वो परिस्थितियां नहीं रही, अननेसेसरी वो कानून की किताब में दर्ज थे, और उनको लेके बहुत सारे केसेस भी पेंडिंग थे। तो जब सरकार ने उनको एनालाइज किया और देखा कि इनकी उपयोगिता नहीं रही तो उनको समाप्त किया गया, और कानून का मकर जाल धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
जिनकी उपयोगिता है उनको रखा गया और जिनकी उपयोगिता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है उनको निरस्त किया जा चुका है। उनको निरस्त किया जा चुका है और यही 2047 का सपना भी है। 2047 का सपना जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सिर्फ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए या दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए, इसके साथ साथ जो न्यायपालिका है उसमें भी रफ्तार हो, लोगों को तारीख पे तारीख का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए अभी भी, क्योंकि हिंदुस्तान में 5 करोड़ से ज्यादा जो मामले हैं, जो मुकदमे हैं, वो लंबित पड़े हैं, पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए लगातार डिजिटलाइजेशन का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ और आंकड़े जब हम बड़े विकसित भारत की बात करते हैं तो आप देखिए कि विकसित भारत का ग्राफ जो है वो क्या है। 1990 की बात करें तो 30,214 रुपए ये जीएनआई हुआ करता था, 2000 में 34,984 रुपए। अगर हम इस बात करें 2021 में तो 1,72,000। ये कुछ वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हर समय हर वर्ष हिंदुस्तान ने तरक्की की है। और आज जो है प्रति व्यक्ति आय, अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो अमेरिका की लगभग 55 लाख रुपए है, यूके की लगभग 36 लाख रुपए सालाना है प्रति व्यक्ति आय, चीन की लगभग 9 लाख रुपए है। लेकिन हिंदुस्तान अभी भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। 1,72,000 रुपए जो पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई जो है प्रति व्यक्ति आमदनी है वो सालाना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि विकसित राष्ट्रों का जो कभी रफ्तार हुआ करती थी उसी रफ्तार के साथ अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। और ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि 2021 में 1,72,531 रुपए। हमें यह भी देखना होगा कि कोविड जैसी जो समस्या रही है उससे भी पूरा विश्व, हिंदुस्तान जूझता रहा और इसीलिए कहीं ना कहीं अब रफ्तार दोगुनी करनी होगी। रविजय जी, जैसे ये जो आंकड़े हैं, खासतौर से अगर हम पीसीआई की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, जब विकसित राष्ट्र का हम बड़ा सपना देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आएगा जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे? बिल्कुल। देखिए, विकसित राष्ट्र के कुछ एक पैमाने होते हैं, उस पर जब हमारा देश पहुंचेगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा और लोगों के रहन सहन में भी सुधार होगा। तो इससे अमूलचूल परिवर्तन आएगा। जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं वो गरीबी की रेखा से बाहर आएंगे। जैसा कि अभी सरकार ने भी एक स्टेटमेंट दिया लोकसभा में कि करीब 13 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर आए। हाँ। तो विकसित राष्ट्र बनने में हमारे देश की जो जनता है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा और ये जो एक स्टैंडर्ड होता है उस पर आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज में विकास होगा। ठीक, बिल्कुल सही कहा कि लगातार ये विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ानी होगी। एक चीज और मैं आपसे रविंद्र जी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, क्या आपको लगता है जब डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा और जैसे जैसे ऑनलाइन शुरुआत हो जाएगी एफआईआर की या फिर ऑनलाइन हियरिंग की, मैन पावर की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, अब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो तो डिजिटल हो ही चुकी हैं, इसके साथ साथ जो केस फाइल करने की प्रक्रिया थी उसको भी डिजिटलाइज किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति बैठा लखनऊ में बैठ करके हम सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी फाइल कर सकते हैं। कोई मेरठ में बैठा हुआ व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई रिट फाइल कर सकता है और वहीं मेरठ से बैठे बैठे उसका बहस भी कर सकता है। तो उसके लिए आपको इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होगा कि इससे मैन पावर की जरूरत तो पड़ेगी। अब कोई रिट पिटीशन है उसकी ड्राफ्टिंग भी होगी, स्टेनोग्राफर की जरूरत होगी, फाइलिंग के लिए क्लर्क की जरूरत होगी, तो इससे जो रोजगार तो डेवलप ही होगा। अब मेरठ में बैठ के एक एडवोकेट काम करेगा अगर हाई कोर्ट का तो उसको वहाँ मैन पावर की जरूरत होगी। तो निश्चित तौर से जब हम लगातार बदलते कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन की शुरुआत हुई है एफआईआर या फिर ऑनलाइन हियरिंग, महिलाओं को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि महिलाएं अभी भी अगर शिकायत करना होता है तो थाने तक पहुंचने में, थाने तक जाने में सकुचाती हैं क्या, लेकिन अगर घर बैठे वो ऑनलाइन कर सकती है, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकती है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे उनमें महिलाओं को पुलिस स्टेशन जाने में ही सबसे बड़ी संकोच होती थी, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं था। अब वो अपने घर बैठे बैठे एक मोबाइल के ऐप पे वो एफआईआर भी लॉन्च कर सकती हैं, कंप्लेंट भी कोर्ट में फाइल कर सकती हैं और केस हाईकोर्ट तक भी केस फाइल करने के लिए भी उनको ऑनलाइन सुविधा हर किसी को मौजूद है। तो महिलाओं को भी मौजूद है, अगर वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत परिचित हैं तो वो सारे काम कर सकती हैं। इससे महिलाओं को तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इसीलिए ये जो 2047 का एक बड़ा सपना देखा गया है कि विकसित राष्ट्र का, उसमें हर सेक्टर की भूमिका, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम चाहे स्पेस सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, उसी तरह जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसकी भी भूमिका बेहद अहम है। और इसीलिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई, यानी कि एक खिड़की से ही सारे काम हो जाएं,
चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे पेंशन का हो, आधार का हो, और इसका फायदा सबसे ज्यादा जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर हैं, रणवीर जी क्या आपको लगता है जब हम सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं तो आपको लगता है कि जो बड़े बड़े निवेशक हैं उनके लिए बेहद आसान हो जाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में निवेश करना और अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी की शुरुआत करना? बिल्कुल, इससे बहुत आसानी होती है। आपने देखा होगा ये लाल फीताशाही जो समाप्त हुई है, इससे इन्वेस्टर्स आए हैं। अब आप देखते हैं कि किसी को कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए उसको जमीन परचेज करनी होगी, बहुत सारी एनओसी लेनी होती हैं। अब उसको बहुत सारी जगहों पे जाना होता था, अब गवर्नमेंट ने उसको सिंगल विंडो किया है तो एक जगह वो अप्लाई करेगा और उसी विंडो से वो फाइल हर पटल पे जा करके वो सारे काम हो करके उसको एक जगह से उसका समाधान मिलेगा। तो इससे इन्वेस्टर्स जो बाहर से आते हैं उनके लिए बड़ी आसानी होती है और इन्वेस्टमेंट आएगा तो निश्चित तौर से रोजगार भी जनरेट होगा, उद्योग लगेंगे और देश प्रगति करेगा। देश प्रगति करेगा और इसीलिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मकसद ये कि 2047 का भारत जो है वो सशक्त भारत होगा। 2047 का जो तिरंगा होगा वो उसका कहा जा सकता है कि विकसित भारत का तिरंगा होगा और इसीलिए हर सेक्टर में संभावनाएं तलाशी जा रही है। तो बिग न्यूज एनालिसिस में आज हमने बात की कि किस तरीके से जो बाकी बड़े सेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है उसी तरह न्यायपालिका में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि 5 करोड़ की पेंडेंसी और ऐसे में विकसित राष्ट्र का जो सपना है वो तभी साकार होगा जब इन मुकदमों की कहा जा सकता है कि इन मुकदमों का जो पेंडेंसी है, जो लंबित मामले हैं उनको कम किया जा सके। हम अपने पीछे लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं कि ये वो बड़े कारण हैं, चाहे हम पीसीआई की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, वो भी धीरे धीरे हिंदुस्तान की बढ़ रही है। रणवीर जी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज एनालिसिस में आज हमने बात की विकसित भारत के उस संकल्प को लेकर जो लगातार हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और सिर्फ सरकार या प्रधानमंत्री मोदी का सपना नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है जो 2047 का भारत होगा वो एक सशक्त और विकसित राष्ट्र होगा। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।